हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं कृष्णा मुरारी परीक्षा मैनिया परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्त, आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल, नमस्कार। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का, और जो आपको हम पढ़ाते आ रहे हैं साइंस टू रिलेटेड, उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के क्लास हम उन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज के क्लास हम शुरुआत करते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। तो जल्दी से हम उन प्रश्न को अभ्यास करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि करत करत अभ्यास थे, करत करत अभ्यास थे, जड़मति होत सुजान, आरसरी आवत जात थे सल सिर पर परत निशान। यानी अभ्यास करने से कहा जाता है ना दोस्त कि रस्सी के आने जाने से पत्थर भी घिस जाए, रस्सी के आने जाने से पत्थर भी घिस जाए, और कौन काम है ऐसा जग में करने से न आए। तो चलिए आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था। आपके सामने प्रश्न है कि महात्मा गांधी को नंगा फकीर, अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था। गांधी जी सोचते थे कि हमारे पास जो वस्त्र है हम तो पूरा पहनते हैं, हमारे भारतीय, तो ऐसा है कि मैं छोटा सा ही कपड़ा पहनूंगा, इसमें दो टुकड़ा करके एक तो भारतीयों को मैं अपना कपड़ा वस्त्र दे सकता हूं। दोस्त, उस समय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार याद रखिए। तो बताइए कि महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर किसकी उक्ति है, किसने कहा था, कब कहा था। आपके सामने आंसर है विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड वेवेल ने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, कि लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। जल्दी से बताइएगा कि महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था। तो गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब गए थे, द्वितीय दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 7 सितंबर। कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 में। कांग्रेस के तरफ से भाग लेने वाले थे कौन, महात्मा गांधी। जब ये लंदन पहुंचे थे तो देखा कि गांधी जी तो एक ही वस्त्र में आए हुए हैं। उन्हीं को उस समय कौन गवर्नर, प्रधानमंत्री था ब्रिटिश का, विंस्टन चर्चिल। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल। और अर्धनग्न फकीर किसको कहा, महात्मा गांधी को याद रखिएगा। कब कहा था, 7 सितंबर 1931 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो एक बात बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे, WC बनर्जी थे। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपके सामने विकल्प ए है बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हसन इमाम और MA अंसारी। जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे दोस्त, बदरुद्दीन तैयब जी। ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। पूछता है आपके एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट थी। यदि पूछे कि भारत का भारतीय महिला, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू। कब बनी थी, 1925 में। कब बनी थी, 1925 में। किस अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में बनी थी। किस अधिवेशन में बनी थी, तो कानपुर अधिवेशन में बनी थी। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं
कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? अरुण असफ अली और सुभाष चंद्र बोस ने। विकल्प बी में है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। सी में सुखदेव और राजगुरु ने। डी में आपका है कि भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पहले बता देते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू। किसने? मोतीलाल नेहरू। और उनके साथ कौन जुड़े थे? चित्तरंजन दास। यानी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों लोग ने मिलकर किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू सॉरी और चित्तरंजन दास ने किया था। कब किए थे? 1923 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? मूलशंकर। यहां पर है कुल नहीं, मूलशंकर है। ठीक है, क्या नाम है? मूलशंकर। ठीक है। बी नंबर में है बाल गंगाधर तिलक। सी में स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में आपका है रविंद्रनाथ टैगोर। जल्दी से बताइएगा कि आर्य समाज के संस्थापक किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। कब किए थे? 1885 ईस्वी में। इनका बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा मूलशंकर। क्या नाम था? मूलशंकर। मूलशंकर। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। दोस्त, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। आपका विकल्प नंबर 3 सही है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग, कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुई थी? तो याद रखिएगा कि हुआ था, डेट पूछता है कब हुआ था? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। यानी जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पे। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन है? भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स या हिंदुस्तान? भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन है? तो याद रखिएगा 1780 में शुरुआत हुआ। किसने किया था? जेम्स हिक्की ने। किसने किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। आपका आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न की चंपारण से आरंभ हुआ। कहां से? चंपारण से आरंभ शुरुआत हुआ सत्याग्रह खेती के विरुद्ध। तो कौन सा खेती करने के लिए दबाव डाला जा रहा था कि गांधी जी को चंपारण जाना पड़ा? तो गांधी जी पहली बार किसान आंदोलन में गए। कहाँ? चंपारण। कब गए थे? 1917 में। गांधी जी भारत कब आए थे? तो 1915 में। 1915 में। किस खेती के लिए? तो सबसे पहले होता था पंचकठिया। क्या होता था दोस्त? पंचकठिया, यानी 5 हिस्सा। इसके बाद वहां पर अंग्रेजों ने दबाव डालाकर कितना कर दिया? 3 कट्ठा, यानी 3 कठिया पद्धति 1/3 कर दिया। तो याद रखिएगा कि चंपारण से आरंभ हुआ किस खेती के लिए? तो आपका आंसर है कपास। ए नंबर में।
बी है आपका नील की खेती के लिए, सी आपका है रेशम की खेती के लिए, डी आपका है केसर की खेती के लिए। तो याद रखिएगा कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी गए थे तो किसान आंदोलन तो कौन सा, किस खेती के लिए, नील की खेती के लिए। कपास की खेती भारत में कहाँ होती है, तो कपास की खेती भारत के गुजरात में, यानी सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। रेशम की खेती भारत में सबसे अधिक होती है तो याद रखिएगा कर्नाटक में। कहाँ होती है, कर्नाटक में। यदि बात करते हैं केसर, तो भारत का एकमात्र राज्य है कौन सा, जम्मू कश्मीर, यानी केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केसरी था, केसरी क्या था, तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए संगठन था। बी नंबर में है कि अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था जिसके मालिक एस.एन. बनर्जी थे। या सी नंबर में है आपका एक मराठी समाचार पत्र था या एक तमिल साप्ताहिक था। तो याद रखिए कि जो केसरी था इसका शुरुआत किसने किया था, समाचार बीजी तिलक ने। किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, जिसका नाम क्या था, केसरी एक समाचार पत्र था जो एक मराठा समाचार था, यानी कौन सा समाचार था, मराठा। शुरुआत किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने घोषित किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो बताइए कि स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार, तो याद रखिएगा होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने। और साथ में किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था, तो 1916 में और 1917 में एनी बेसेंट ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो किसने घोषित किया था स्वराज, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले। बी नंबर में है बाल गंगाधर तिलक, सी नंबर में है याद रखिए लाला लाजपत राय और डी में है टी.के. तैलंग ने। तो याद रखिए कि स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। आपका आंसर बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जब गांधी जी भारत में आए तो गांधी जी भारत में कब आए थे, 9 जनवरी को। कब आए थे, 9 जनवरी 1915 में आए। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब गांधी जी भारत में आए तो सबसे पहले अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाए, तो याद रखिए पहले बताइए विकल्प से कि महादेव देसाई को, बी में है दयानंद सरस्वती को, सी में आपका है आचार्य नरेंद्र देव को और डी में है आपका गोपाल कृष्ण गोखले को। तो भारत में जब गांधी जी आए तो सबसे पहले किसको अपना राजनीतिक गुरु बनाए, तो आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। और उस समय गोखले ने बोले कि गांधी महोदय पहले भारत में आप 1 साल भ्रमण कीजिए, इसके बाद फिर उनको 1917 में बुलावा आया। और बुलावा किसने दिया, तो याद रखिए कि जब चंपारण आंदोलन में बुलावा आया किसने दिया था, चलिए तो याद रखिए सबसे पहले गांधी जी ने अब किस आंदोलन भाग लिया, चंपारण आंदोलन में। कब भाग लिया था, 1917 में। उनको बुलावा किसने दिया था, राजकुमार शुक्ला ने। किसने दिया था, राजकुमार शुक्ला ने। तो जब गांधी जी भ्रमण कर लिए तो पहला आंदोलन उनकी शुरुआत हुई कहां से, बिहार से। और बिहार में कब से, 1917 से। तो गांधी जी का पहला राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। आपका डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि बारदोली सत्याग्रह,
बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प नंबर ए है आपका महात्मा गांधी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी में है चित्तरंजन दास ने। तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था तो 1900 कब में हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ तो 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। अब बारदोली की जो महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, तो सरदार की किसको उपाधि दी थी? तो याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल को। अब वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किनको? वल्लभ भाई पटेल को। अब भारत का पहला उप प्रधानमंत्री ना दोस्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। और भारत का पहला होम मिनिस्टर यही थे, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि पुनर्जागरण यानी फिर से जागना। फिर से पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ? फिर से जागना। तो याद रखिए इसका जनक पूछा ना कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ए में आपका है राजा राम मोहन राय, बी में आपका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर को, सी में आपका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती को और डी में आपका आंसर है स्वामी विवेकानंद को। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पिता कहा जाता था राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को। यानी आपका विकल्प नंबर ए सही हुआ। तो दोस्त एक बात बताइए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबरदीत ने दिया था। किसने दिया था? अकबरदीत ने दूसरा ने दिया था। चलिए तो याद रखिएगा कि 1828 ईस्वी में, कब? 1828 ईस्वी में सती प्रथा का 1828 ईस्वी में सती प्रथा का निषेध यानी सबसे पहले किसके साथ मिलके किए थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ राजा राम मोहन राय ने। यानी भारत का पहला पुनर्जागरण की शुरुआत किसने किया? तो आपका विकल्प नंबर ए याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। भारत का वह राज्य जहां कहवा, क्या बोला? जहां कहवा और रबर और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है। भारत का वो कौन सा राज्य है जहां कहवा, रबड़ और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो याद रखिएगा कि भारत का वो राज्य है कर्नाटक। यानी कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है, इसके बाद रबर का उत्पादन किया जाता है और इसके बाद सबसे अधिक बात करें तो तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। कहाँ है? अमरावती। चलिए भारत में नारियल बताइए कि भारत में सबसे अधिक यानी भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा जिसको बोलते हैं मसालों का बगीचा। यानी मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। यानी भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा केरल। नेक्स्ट देखते हैं कि इलायची के उत्पादन में, किस चीज के उत्पादन में? इलायची के उत्पादन में भारत का अग्रणी यानी प्रथम राज्य कौन सा है? इलायची के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इलायची भारत में सबसे अधिक होता है केरल में।
इसके बाद होता है आपका कर्नाटक में, इसके बाद कहाँ होता है, तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु में। तो इलायची के उत्पादन में यदि भारत का प्रथम राज्य पूछे तो केरल राज्य में। चलिए, केसर का उत्पादन करने वाला, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य जम्मू एंड कश्मीर है। याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर है। केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो भारत नहीं, विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश है ईरान। कौन सा है, ईरान है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मसालों का बगीचा कहे जाने वाला राज्य कौन सा है, यानी भारत में मसालों का बगीचा, तो याद रखिएगा शांत घाटी यानी मौन घाटी। तो मौन घाटी भारत में किस राज्य में स्थित है, तो भारत का मौन घाटी स्थित है केरल राज्य में। किस राज्य में है, केरल राज्य में। और केरल में सबसे अधिक मसाला उत्पादन के कारण, तो कौन सा मसाला, तो याद रखिएगा काली मिर्च। कौन सा, काली मिर्च। इसके बाद इलायची, सबसे अधिक इलायची का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, केरल। तो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं, केरल को कहते हैं। लौंग की खेती मुख्य रूप से किस राज्य में की जाती है, तो लौंग की खेती भारत में सबसे अधिक जो है केरल राज्य में की जाती है। किस राज्य में, केरल में की जाती है। और लौंग जो है किससे प्राप्त होता है, तो लौंग है पुष्पकलिका से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो पुष्पकलिका से प्राप्त होता है। इतना ध्यान रखिएगा। भारत में काली मिर्च की खेती किस राज्य में होती है, तो भारत में काली मिर्च की खेती जो है केरल राज्य में होती है। किस राज्य में होती है, केरल राज्य में होती है। चलिए अगला देखते हैं कि रेशम के पालन यानी रेशम कीट का पालन को क्या कहते हैं, यानी जहां रेशम की कीट पाले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर किसको बोलते हैं, मधुमक्खियों की पालन को, यानी मधुमक्खियों की पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं, तो बागानी उद्यान को, यानी बागान को जो खेती होती है उसको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर किसको बोलते हैं, तो फूलों की खेती को, किसको बोलते हैं, फूलों की खेती को बोलते हैं। तो सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। अगला देखिएगा कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में यानी मनुष्य का जो रक्त है कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। किसके कारण होता है, तो याद रखिए हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो याद रखिएगा विकल्प नंबर डी सही है आपका, आयरन होता है। आयरन होता है यानी लोहा होता है। और लोहा की पूर्ति शरीर में कैसे होती है, तो याद रखिएगा हरा पालक द्वारा, हरी सब्जी द्वारा, हरी पालक सब्जी द्वारा। ठीक है, तो हरी चीज खाने पर आयरन की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य का जो रक्त होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो आयरन होता है। चलिए विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला देखते हैं अगला कि कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। 3 आपका सही है और 1 आपका सही नहीं है। चलिए, तो फूलों की खेती को क्या कहते हैं, तो फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। एग्रोनॉमी, फसलों की खेती होती है उसको क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी।
ठीक है। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, तो इसमें तो है ही नहीं। चलिए, फलों की खेती को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी, यानी फलों की खेती को बोलते हैं पोमोलॉजी। कृषि कार्य की खेती यानी फसलों की खेती को बोलते हैं एग्रोनॉमी। फ्लोरिकल्चर किसको बोलते हैं, फूलों की खेती। सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलेरीकल्चर। क्या बोलते हैं दोस्त, ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। ठीक है, आपका आंसर सी नंबर गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो फूलों की खेती सही है, फलों की खेती पोमोलॉजी सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, और सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलेरीकल्चर गलत है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न सूची का मिलान करें, यानी सूची ए को सूची बी से मिलान करें। जो आपके एग्जाम में दोस्त पूछता है 1 नंबर का कि ए और बी का मिलान कीजिए। ठीक है, तो एनीमोमीटर यानी एनीमोमीटर किसका मापक, तो याद रखिएगा सबसे पहले भूकंप। तो भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। वायुमंडलीय दाब यानी वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, बैरोग्राफ यानी बैरोमीटर। क्या कहते हैं, बैरोमीटर। किसको, तो वायुमंडलीय दाब यानी वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, बैरोमीटर। वायु वेग यानी हवा की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एनीमोमीटर। क्या कहते हैं, एनीमोमीटर। किसको, हवा की गति मापने वाले यंत्र को। आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर, यानी आर्द्रता मापने वाले यंत्र को बोलते हैं हाइग्रोमीटर। अब तो मिलान कीजिए सही से। चलिए, मैंने तो बता दिया एनीमोमीटर किसका है, तो एक आपका 4 में है, यानी एनीमोमीटर वायु की आर्द्रता यानी हवा को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं, तो याद रखिए 3 नंबर क्या है, वायु वेग को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं एनीमोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं बैरोग्राफ यानी बैरोमीटर। भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। आपका बचा ना डी नंबर। तो बताइएगा कि हाइग्रोमीटर यानी आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर कि मनुष्य को लोहा किससे प्राप्त होता है, यानी मनुष्य क्या खाए भाई कि लोहा मिले। तो याद रखिए पनीर खाए कि पालक खाए कि मछली खाए कि दूध खाए। ठीक है, तो पनीर में क्या मिलता है, तो पनीर में तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। मछली खाए तो विटामिन डी, इसमें भी प्रोटीन मिलेगा। और दूध खाए तो इसमें कैल्शियम, इसमें तो मिलेगा ही नहीं, यानी हरी सब्जी में। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो याद रखिएगा हरी सब्जी में। हरी सब्जी में किस में, तो याद रखिएगा पालक, यानी विकल्प बी नंबर आपका सही है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी, तो याद रखिए कि मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। कितना होता है, 206। तो बड़ी हड्डी कौन सी है, तो जांग की हड्डी। क्या होती है, जांग यानी फीमर की हड्डी। कौन सी होती है, फीमर की हड्डी। भार यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर की। और सबसे छोटी हड्डी होती है कान की। कान की यानी अस्टेपिस की होती है। किसकी होती है, अस्टेपिस की। कितना होता है, तो 3 और 3 6 होता है। कितना होता है, 6 हड्डियां होती है। ठीक है, चलिए। और सबसे मजबूत हड्डी होता है, तो याद रखिएगा चेहरे की हड्डी होता है। कौन सी, चेहरे की हड्डी होता है। और चेहरे की हड्डियों में कितना हड्डी है, तो याद रखिएगा 14 हड्डी है, यानी टोटल 14 हड्डी चेहरे में पाई जाती है। तो खोपड़ी में कितनी पाई जाती है, 22 हड्डी पाई जाती है। कितनी, 22 हड्डी पाई जाती है। आज के क्लास में दोस्त एक और प्रश्न आपके सामने आया कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है,
36 डिग्री होता है, 37 डिग्री होता है, 98 डिग्री होता है, या कितना 96 फ़ारेनहाइट होता है कि केल्विन में होता है। चलिए बताइए कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है आपका 38 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, या 37 डिग्री सेल्सियस, या 98.6 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से बताइए इसका कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम यानी हमारे जो शरीर है इसका हीट कितना होता है, इसका ताप कितना होता है। तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में कितना होता है? तो याद रखिएगा 310 केल्विन होता है। क्या? मनुष्य का शरीर का तापमान। एक वयस्क मनुष्य में रक्त यानी एक वयस्क मनुष्य में रक्त कितना होता है? 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, या 3 से 4 लीटर, कि 6 से 7 लीटर। तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त की संख्या यानी रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 3 से 4 लीटर आपका विकल्प ए है। विकल्प बी में है 4 से 5 लीटर। विकल्प सी में है 5 से 6 लीटर। विकल्प डी में है 6 से 7 लीटर। तो याद रखिएगा कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। चलिए चलते हैं अगला। तो दोस्त आज की क्लास में इतना ही मैंने प्रैक्टिस करवाए और मिलते हैं हम अगले क्लास में। यदि आपको कोई डाउट हो तो हमारे परीक्षा मैनिया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए या इंस्टा आईडी पर आप जाकर सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चल मिलते हैं दोस्त अगले क्लास में हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।